बेटा स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर मैं चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के अंदर हमने बेसिक इसके बारे में पढ़ा था, सीरियल पैरेलल। फिर हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे पढ़ा था, इसमें यूएसबी को भी हमने कवर अप कर लिया था। फिर हम लेके चले थे हमारे पास हमारा पैकेट स्विचिंग वगैरह के ऊपर से था जो। तो पैकेट स्विचिंग तक हमने लाके क्लास को एंड किया था, जिसमें हमने इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी और सैंपल क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए थे। आज आपका जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट, हम डेटा ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें एरर आने के चांसेस भी हो जाएंगे। तो बेटा एरर आने के चांसेस को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? जी बेटा। सर उसके सारे डिटेक्ट करने के बाद उसको प्रिवेंट करें। जब भी हम कोई डेटा रिसीव करते हैं तो हम उसके ऊपर एरर डिटेक्शन मेथड्स लगाते हैं। बेटा एरर डिटेक्शन मेथड्स हमारे पास चंद ही हैं। सबसे पहला आपके पास आपका पैरिटी चेक, दूसरा चेक डिजिट। ये दोनों ऐसे चेक्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा काम मतलब आपसे वर्किंग भी करवाता है। चेक डिजिट में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास आ जाता है आपका ISBN 13, और एक आपके पास आ जाता है मॉड्यूलो 11। लेकिन आगे चलते हैं। तो हमारे पास आफ्टर चेक डिजिट वी हैव चेकसम। देन हमारे पास ARQ आ जाता है। ARQ स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। एंड द फिफ्थ वन वी हैव echo check। मतलब ये टोटल आपके पास पांच है, जिसमें से अभी मैंने आपके अगेन बताया कि हमारे पास हमारा पहले चेक और चेक डिजिट, ये दो ऐसे चेक्स हैं जिन्हें हमें वर्किंग के साथ साथ लेके जाना है। तो हम पहले एक काम करते हैं, चेकसम, ARQ और एको, इन्हें पढ़ लेते हैं और फिर इनकी वर्किंग पे चले जाएंगे मतलब इनको पढ़ने के बाद। सो स्टार्टिंग विद द चेकसम। इनके नाम में देखो चीजें लिखी हुई हैं। क्या करना है, ये क्या करता है? मतलब इसके नाम से क्या लग रहा है, क्या करता होगा? सर तो किसके बारे में पूछ रहे थे? इसके बारे में तो नाम से जैसे क्या हम लग रहा है, क्या कर? जी तो बेटा। पहले जो वो डाटा भेजने से पहले जो डाटा को सम अप करता है वो पहले रिसीवर को भेजता है। तो रिसीवर जी जो है हाँ, वो डाटा चेक करता है कि वो उसी डाटा। परफेक्ट। देखो नाम से लग रहा है चेक सम, सम को चेक करता है। अब सम निकालने के तरीके होते हैं, मॉड्यूलो वगैरह इसमें लगता है। लेकिन हम इस पीछे का हमारे पास वर्किंग नहीं है, तो ये जस्ट डायरेक्टली गो विद द थ्योरी पार्ट। इसको थोड़ा समझा देता हूँ। ये है कि सपोज करो हमारे पास एक सेंडर है, उसने एक डेटा भेजना है। डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कैन बी दिस 0100000001। इसको भेजना है रिसीवर को। तो क्या करेगा? ये क्या कहलाता है मेरा? ब्लॉक ऑफ डेटा कहलाता है। इस ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ इस डेटा की एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है।
ठीक है, एक वैल्यू कैलकुलेट करता है और ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ ये पूरा पीस उठा के किसको भेज देगा, रिसीवर को। जब रिसीवर रिसीव करेगा तो रिसीवर के पास क्या क्या आएगा, रिसीवर विल रिसीव इट विल रिसीव ब्लॉक ऑफ डेटा प्लस अब वैल्यू, वैल्यू के आगे मैं एस लिख रहा हूँ कि ये सेंडर्स की वैल्यू है। अब रिसीवर क्या करता है, it recalculates the value from the data। अब वैल्यू डेटा लेने के बाद जो रिसीवर की वैल्यू है इक्वल्स टू अगर सेंडर्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसलिए आप कुछ पूछे, सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा ग्लिच हो गया। सॉरी बेटा, लीजा बेटा, थोड़ा सा आप करीब माइक के करीब आके बोल सकते हैं, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो। जी सर, सॉरी, नेट चेक कर रहा था मैं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही बेटा। सर वो नेट स्विच कर रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? जी, आई वाज सेइंग कि अगर रिसीवर की वैल्यू सेंडर की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, नो एरर्स वर डिटेक्टेड, मेरे ट्रांसमिशन ठीक था। सो अपने पास चेक्सन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। तो चेक्सन क्या है, सेंडर कैलकुलेट a value from the data and send it along with the block of receiver after receiving recalculates and compares it sender's value। If it is equals का मतलब क्या हुआ, then अगर ये दोनों इक्वल होती है तो हमारा मतलब क्या हुआ, no errors occurred during data ट्रांसमिशन। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, तो एरर है उसमें। और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एरर है तो क्या करूं बेटा,
अगर जी एरर सर। है तो बेटा, अगर एरर है तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सेंडर को कि वापस से डेटा भेजे, बस। सही है, बहुत सिंपल सा। एरर्स अगर होते हैं तो क्या करना चाहिए उस पर आता है। अब आ जाओ आपके पास echo check. Beta, what is meant by echo? रेपुटेशन। Repetition basically bounce back. अब यहाँ पे बाउंस बैक क्या हो रहा होता है? डेटा। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ रिलायबल चेक। क्यों नहीं है उस पर थोड़ी देर में आता है। तो echo check में क्या होता है, the sender requests the receiver to send back, the received data। उसमें मसला क्या होता है, if the send data बल्कि हम ये कह सकते हैं कि the sender requests the receiver to send back the received data and compares it with the send data। आगे हम ये लिख सकते हैं if the two sets का मतलब क्या हुआ, कि send data और receive data, अगर ये sets of data are different, डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, कि एरर है। if the two sets of data are different, it means an error was occurred, and an error was occurred। ये रिलायबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा रिलायबल? क्योंकि जब डाटा सेंडर को, जब रिसीवर सेंडर को भेज रहा होता है तो मे बी डाटा लॉस्ट हो सकता है। असल में हमें इसमें ये नहीं पता चलता कि आप में एरर आया कब, भेजते हुए आया, रिसीव करते हुए आया। चाइनीज विस्पर का गेम के बारे में पता है? जी। चाइनीज विस्पर में क्या होता है, एक बंदा बैठा हुआ है, वो दूसरे के कान में कहता है, दूसरा तीसरे के कान में कहता है, तीसरा चौथे के कान में कहता है, चौथा पांचवे के कान में कहता है, और पांचवा जब पहले के कान में कहता है तो डेटा चेंज हो चुका होता है। चाइनीज विस्पर में होता था। तो जितनी जी। ज्यादा ट्रांसमिशन, जितना डेटा घूमेगा, देखो बातें, अगर हम किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है तो कहा जाता है कि डायरेक्ट उस बंदे से क्लियर आउट करो। आपने किसी और से कहा, वो आगे अपनी कुछ एड ऑन करके बताएगा, वो आगे वाला एक और एड ऑन करके बताएगा, बातें जितनी घूमती हैं उतनी ज्यादा वो चेंज हो जाती है, उसमें से ज्यादा मसले आ जाते हैं। ये रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मसला ये है, the problem with the echo chat,
इज दैट, क्या है, इट इज अनक्लियर whether the error occurred, या ये कह सकते हैं where the error occurred, whether की जगह हम शॉर्ट करके लेते हैं। कहाँ आया, कब आया, did it occur during ओरिजिनल ट्रांसमिशन। बेटा ओरिजिनल ट्रांसमिशन से मतलब क्या हुआ, Sender to receiver. फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और it occurred when the receiver sent the data back to sender। जब आप पता ही नहीं लगा सकते तो ये चेक किस काम का, इस वजह से हम उसको कहते हैं इट इज नॉट अ रिलायबल चेक। ठीक है, क्योंकि कभी कभार डेटा भेजते हुए भी एरर आ सकता है और डेटा रिसीव करते हुए भी एरर आ सकता है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, कंप्यूटर कंप्यूटर ए था, उसने 2 MB का डेटा भेजा कंप्यूटर बी को। कंप्यूटर बी ने रिसीव किया 1.5 MB। ठीक है, तो कंप्यूटर बी जब अपना डेटा 1.5 MB भेजेगा, तो यहाँ पे वापसी आते हुए ये 2 MB हो गया। मतलब कैसे हो सकता है, कोई वायरस वगैरह कुछ भी एरर आ जाता है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ए क्या बोलेगा, डेटा बेहतरीन मिला है आपको, क्यों, उसके पास सेट ऑफ डेटा सेम है, लेकिन इसको डेटा गलत मिला है, इसको भेजा 2 MB था, रिसीव 1.5 हुआ। ये चेक यहाँ फेल हो गया, नहीं पता चला इधर एरर आया इधर एरर आया। यहाँ पे ए ने 2 MB का डेटा भेजा और यहाँ भी 2 MB रिसीव हुआ बी को। बी ने भी 2.2 MB भेजा, बट वाइल रिसीविंग बैक डेटा लॉस हो गया। कभी भी एरर आ सकता है, जाते हुए आ सकता है तो आते हुए भी आ सकता है। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा कि जाते हुए एरर आ रहा है आते हुए एरर आ रहा है, तो आप जब कंफर्म ही नहीं कर सकते तो हमारे पास इस चेक का कोई फायदा नहीं रहता, बट है तो है। इज इट क्लियर? जी सर। अब ARQ के बारे में लिखता हूँ। ARQ की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, आगे बोलिए। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। हाँ, रिक्वेस्ट का क्यू कैपिटल से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू आ रहा होता है। इसके अंदर चीजें पहले याद रखो कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। वन कीवर्ड इज acknowledgement, second is timeout, and the third one is, you can say, uh, number of attempts।
ये आपके बारे में अच्छा, अब ये लगता कैसे, ये अपने हिसाब से डायरेक्टली नहीं चलता। ठीक है, ये आपके ये नॉर्मली जो हमने याद है लास्ट क्लास में सीआरसी के बारे में पढ़ा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के बारे में पढ़ा था, ये उसके साथ जी चलता है। तो हम सर, ये सीआरसी के तरह चलता है या उसके साथ चलता है? उसके साथ चलता है। अब कैसे चलता है पहले हम उस पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ARQ uses positive and negative acknowledgements। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि रिसीविंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ, कि हम रिसीवर की बात कर रहे हैं। रिसीव्स an error detection code as part of data transmission। जिसमें आपका क्या है, जो मैं एरर डिटेक्शन कोड कह रहा हूँ, आपका ये क्या होता है, सीआरसी यूज किया जाता है। ये करता क्या है, which is used to detect any error। अब इसमें होता क्या है, आपके पास, अब मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, अगर उसको आप पैराग्राफ में भी एक साथ लिख दो मसला नहीं है, क्योंकि उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखता है, क्योंकि नहीं है, तो आप पैराग्राफ फॉर्म करेंगे तो अपनी मुश्किल हो जाएगी। इफ नो एरर डिटेक्टेड, देन सर ये अगर ARQ का अलग से क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स का आता है? 3 to 4 मार्क्स तक आता है, 5 मार्क्स तक का भी आ चुका है। सर 3 मार्क्स तो ये 3 पॉइंट्स लिखने के हो गए, एक्नॉलेजमेंट, टाइम आउट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और बाकी के अगर 5 मार्क का आया इन तो बाकी इन के दो तीन को, मार्क्स हाँ, बता रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपने ये चीजें लिखनी है। इफ नो एरर डिटेक्टेड देन अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंट। ठीक है, सेकंड, इफ एनी एरर इज डिटेक्टेड, a negative acknowledgement is sent back। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे। ठीक है, अब अगर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वापस आ रही है, इसका मतलब एरर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंड अ रिक्वेस्ट टू रीसेंड डेटा। इसको पॉइंट नहीं बनाते, इसको कंटिन्यूशन कर देते। ठीक है, इफ एनी एरर इज डिटेक्टेड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंट एंड अ रिक्वेस्ट टू रीसेंड डेटा, वापस डेटा भेजने के लिए आ जाता है। अब होता क्या है,
अब जो आप कह रही है ना पॉइंट्स हम क्या क्या कवर अप कर सकते हैं, तो आपने अगर ये स्टार्ट यहाँ से लिखा है ना, रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स एन एरर डिटेक्शन कोड, या फिर इसको मैं ये लिखूं, द रिसीविंग डिवाइस यूजेस सीआरसी टू चेक या टू डिटेक्ट एनी एरर्स। इसको अब मैं मतलब बेसिकली समझाने के बाद शॉर्ट कर दूंगा इसको, और तो अगर जो समझ है वो लिखना चाहो लिख सकती हो। मुझे एक काम करता है, लिख ही देता। ये लिख तो नहीं लिया था? नहीं सर। शॉर्ट कर देता है ताकि चीजें, नोट बाद में ये ज्यादा तुम ज्यादा यही यूज करते हो। रिसीविंग डिवाइस uses an error detection method, usually CRC, to detect any errors। सही है। अब आपने कहा अगर कोई एरर नहीं आया तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, अगर कोई एरर आया आता है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है, along with a request to resend the data। आपको डेटा की रिक्वेस्ट आ गई। अब आगे क्या करें हम? आपकी जो सेंडिंग डिवाइस है, सेंडर है, the sender waits for a specific amount of time known as timeout। ओके, क्यों इंतजार करता है बेटा? एक्नॉलेजमेंट के लिए इंतजार करता है। एग्जैक्टली exactly। तो हाँ, एक्नॉलेजमेंट, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो आपका जो सेंडर होता है वो वेट करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, वो क्या कहलाता है? टाइम आउट कहलाता है। तो बेसिकली सेंडर वेट्स फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम नोन एज टाइम आउट इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव। अब नहीं रिसीव हो रही, उसने टाइम वेट किया, टाइम आउट हो गया, फिर तो वो दोबारा डेटा भेजेगा सेंटर। एग्जैक्टली, आफ्टर वेटिंग it resends the data। अब ये कब तक भेजता रहेगा? क्या मैं पूरा दिन डेटा भेजता रहूं अगर सामने से कुछ नहीं आ रहा? नहीं तो अंटिल, एक। एक तो हो गया कि मेरे पास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए। अंटिल अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, और बेटा आगे और क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? रुपये स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक ये भेजेगा ना डेटा। और दी exceeds the predetermined number, या भी कह सकते हैं, और दी अटेम्प्ट्स exceeds the
हम एक नंबर पहले से फिक्स करते हैं, 5 बार भेजूंगा, 10 बार भेजूंगा, या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए या ये आ जाए। ये आपका ARQ इस तरीके से काम होता है। ये ARQ का प्रॉपर एक कह सकते हैं कि आपके पास है, ये चीज क्लियर है। अब इसमें जी देखो सर। आपको ये आपके टोटल 5 पॉइंट्स कवर अप कर रहा है, जिसमें से आपका जो मेन पार्ट था, मैंने जो आपसे कहा कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, टाइम आउट, और आपका प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये पॉइंट्स, ये कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर आपका नॉर्मली ढूंढ रहा होता है। तो ये आपके बेसिकली सिर्फ इनकी थ्योरी थी। अब आ जाओ आपके पास आपके पैरिटी चेक की तरफ। तो पैरिटी चेक क्या होता है? पता नहीं सर। कुछ भी नहीं लगा? नहीं? याद नहीं है। याद नहीं? ठीक है। बेटा पैरिटी चेक के अंदर अब देखो, इसमें ये पैरिटी बिट होती है। पैरिटी चेक के बारे में पहले बेसिक लिख लेते हैं। An additional bit is added to the data। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं इन पैरिटी चेक we count number of ones। नंबर ऑफ वंस काउंट किए जाते हैं, जीरोस को नहीं देखा जाता। अब पैरिटी चेक कैन बी इवन और ऑड। इवन भी हो सकता है और आपका ऑड भी हो सकता है। सो इवन पैरिटी में क्या होगा, ऑड पैरिटी में क्या होगा? इवन पेरिट में नंबर ऑफ वंस इवन होंगे और ऑड में नंबर ऑफ वंस ऑड एग्जैक्टली। होंगे। इन इवन पैरिटी it checks that the number of ones should be even and in odd parity एक सेकंड। Okay, and in odd parity the number of ones should be, अब इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं हम। हमारे पास एक सेंडर ले लेते हैं अगेन, और एक हमारे पास हमारा रिसीवर ले लेते हैं। अगेन एग्जांपल वही रखते हैं हम जो एक ही रखते हैं। हमारे पास कैपिटल ए है। कैपिटल ए के लिए मैंने भेजा 0 1 0 0 0 0 1।
अब हमारे पास पहले से प्री डिसाइडेड होता है that what kind of parity we are using. In this case, we are using even parity. ठीक है, so for even parity, तो ये वाली जो मेरी बिट है ना, ये मेरी parity बिट है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, भेजने से पहले सेंडर क्या करता है, पैरिटी बिट लगाता है. तो सेंडर का बेसिकली कंप्यूटर लगाता है, वो काउंट करेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर. इन दिस केस वी हैव 1 and 2. 2 इज अ इवन नंबर, तो मैं अपनी पैरिटी बिट की वैल्यू क्या रखूंगा, 0. अगर मेरे पास जैसे कि सी है, 0 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है, ये आपके पास बन रहा होगा 67 64 66 67. बेटा इसमें आपकी जो पैरिटी बिट होगी वो क्या होगी, 1, y1 बेटा. क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बिट्स 3 है, तो इवन बनाने के लिए 1 और ऐड करना पड़ेगा. 1 2 इवन ही रहा, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वन है, तो मैंने इसे ऑन कर दिया टू मेक इट इवन. अभी फिलहाल इसमें नहीं आते, हम इसमें आते हैं. मैंने ये डेटा जो था किसको भेज दिया, अपने रिसीवर को. रिसीवर जो रिसीव करेगा इट वुड बी 0 1 0 0 0 1 0, और वो सीधा सीधा काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस आर इवन और ऑड. इवन. अगर तो मेरे नंबर ऑफ वंस आर इवन, मतलब ये डेटा वो क्या करेगा, पास कर देगा. एक तो ये केस था. दूसरा केस, ये मैंने डेटा भेजा 0 1 0 0 0 1 1 हो गया 0. now how many number of ones are there, 3. 3, which means it is a odd number. ये क्या करेगा, डेटा को पास होने नहीं देगा. why, because number of ones are odd. तो यहाँ तक भी चेक सही चला है, यहाँ पे भी चेक सही चल रहा है. तीसरा केस, मैंने डेटा भेजा 0 1 0 0 0 1 0 0. बेटा क्या ये डेटा और ये डेटा सेम है, नहीं. बेटा इसकी वैल्यू 65 आ रही है, इसकी वैल्यू 66 आ रही है. 66 का मतलब क्या हुआ, बी. मैंने भेजा क्या था, ए. डेटा चेंज हो गया, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, 2. 2. इवन है, जी. तो ये क्या बोलेगा, डेटा पास पास. कर देगा. जबकि मेरा डेटा में गलती है, गड़बड़ है. कहाँ गड़बड़ है, मेरी इस बिट में और इस बिट में. ये इधर आ गई और ये इधर आ गई. इस टाइप ऑफ एरर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर. दोनों की पोजीशन चेंज हो गई. समझ आया. जी. कोई इशू, नहीं सर. पक्का. तो जी. बेटा हम ये कह सकते हैं
कि हमारे पास जो आपका वो है, जब भी एरर इवन नंबर ऑफ एरर हो, कैसे, 2 बिट में, 4 बिट्स में, 6 बिट्स में अगर आपका एरर आ रहा है तो उसको आपका पेरिटी चेक नहीं पकड़ सकता। तो मतलब जब भी इवन नंबर ऑफ एरर्स आर देयर, a parity check cannot detect, या फिर एक सिंपल सा सिनेरियो है in which case a parity check cannot detect a transposition error। in transposition सिनेरियो या ट्रांसपोजिशन का आपको जब भी आएगा मसला, तो आप उस वक्त आपका पैरिटी चेक डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर है बेटा? जी सर, ये ट्रांसपोजिशन एरर का क्वेश्चन आता है कि के पूछे कि ट्रांसपोजिशन एरर होता कब है? नहीं, ट्रांसपोजिशन होता कब ये नहीं पूछ सकता, वो ये पूछ सकता है कि पैरिटी चेक कौन सा ऐसा केस है जहां पे पैरिटी चेक डिटेक्ट नहीं कर सकता एरर को, तो वही है। ओके। क्वेश्चन कराया था, मैं बाद में कराता हूँ। अच्छा, जब भी ये पूछ ले एक्सप्लेन हाउ ARQ is used to detect the following errors, 4 मार्क, ये रेस के सारे ठीक है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कि हमारे पास इस पूरे पैरिटी ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं एरर है। बेटा कहाँ एरर है कैसे पता चलेगा? we need to mention the parity sorry bit number and byte number। कैसे पता करूं? सॉरी, मैंने आधा क्वेश्चन किया है। उसका पहला पार्ट निकाल देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं पहले चेक डिजिट लिखवा देता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम चेक डिजिट के ISBN और मॉड्यूल 11 को नेक्स्ट क्लास में ले जाके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है तो हमारे पास चेक डिजिट रह गया एक्टिव। चेक डिजिट क्या है? अब देखो, चेक सम था, वो क्या करता था, सम को चेक करता था। चेक डिजिट क्या करेगा? डिजिट को चेक करेगा। डिजिट को चेक करेगा। ये बेसिकली डेटा एंट्री के वक्त काम होता है। होता क्या है, चेक डिजिट इज कैलकुलेटेड अच्छा, अब चेक डिजिट को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं बाय मैनी मेथड। ओके, हम ये कह सकते हैं जनरेटेड बिट। सर, ये चेक डिजिट डाटा एंट्री के वक्त कैसे इस्तेमाल होता है? आ रहा, समझा रहा हूँ। द जनरेटेड डिजिट इज एडेड टू द एंड ऑफ द नंबर। एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम राइट हैंड साइड पे लगाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड। होता क्या है, while reading data, same method is used while reading data, same method is used
टू, या कह सकते हैं एल्गोरिथम इज अप्लाइड, बल्कि ये लिख सकते हैं व्हाइल रीडिंग डेटा, या मतलब रिसीविंग एंड हो गया आपका, उस वक्त हम यही मेथड यूज करते हैं। एंड इफ द रिमाइंडर इज जीरो, then it means no errors were occurred। अब आपकी बात बेटा कि ये काम कैसे करता है, आप देखो होता क्या है। आप ये से नॉर्मली यूज कहाँ किया जाता है, ये सुपरमार्केट्स में बारकोड वगैरह पे यूज किया जाता है, आपकी बुक के पीछे भी होता है, जिसको हम ISBN कहते हैं, बुक के जो पीछे नंबर होता है। ठीक है। और आपके जो वहाँ पे होते हैं सुपरमार्केट्स वगैरह में होता है, वहाँ पे मॉड्यूलर 11 नॉर्मली चलाया जाता है। i7 13 और मॉड्यूलर 11 में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो तो हम वर्किंग के साथ करेंगे, लेकिन दोनों में से बेहतर कौन सा है और क्यों बेहतर है उसको आज डिस्कस करते हैं, अभी करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट का मैंने बारकोड नंबर रखा 423210, सही है। अब ये नंबर मैंने रखा है, ये मुझे पता है कि ये नंबर मेरा क्या है, बारकोड नंबर है उस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। मैं क्या करूंगा, उसके राइट हैंड साइड पे एक चेक डिजिट कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, चेक डिजिट अगेन किससे कैलकुलेट किया जाता है, आपके डेटा से। चेकसम और चेक डिजिट में सिमिलरिटी यही है कि ये हमेशा किससे कैलकुलेट किए जाते हैं, आपका जो डेटा गिवन होता है उसी से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब कोई भी एक डेटा आ गया, सपोज करो, अच्छा एग्जांपल के तौर पर है, ये याद रखना, मेरा सपोज करो ये आया चेक डिजिट 9। तो आपके पास जो वहां पे आप जो सुपरमार्केट में जो बारकोड देखते हैं वो कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है 42321009, वो चेक डिजिट को अलग से नहीं लिखते, साथ ही होता है। क्या अंडरस्टूड सी बात है कि 9 जो राइट हैंड साइड पे ये चेक डिजिट है। जब मैं काउंटर पे प्रोडक्ट लेके गया, सही है, अब काउंटर पे प्रोडक्ट लेके जैसे ही मैं जाऊंगा तो वो स्कैन करता है। अब कभी मशीन से करता है, कभी कीबोर्ड से एंटर करता है। जब वो मशीन से उसने रीड किया, स्कैन किया, तो ये सारे नंबर सही स्कैन हुए हैं, ये पता लगाता है आपका चेक डिजिट। कैसे, ये पूरा स्कैन करके इसके ऊपर सेम एक मेथड लगाया जाता है। वो मेथड में कुछ डिवीजन होती है, डिवीजन के बाद आप जब डिवाइड करोगे, अगर आपका रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो आया है, मतलब जो मैंने डेटा रीड किया है वो बिल्कुल सही था। अगर मेरा रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो मतलब मैंने ये जो डेटा स्कैन किया है उसमें कहीं ना कहीं स्कैनिंग के में गड़बड़ आ गई है, या ये किसी ने गलत लगा दिया है। सही है, ये जब हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये चीज क्लियर है। जी। तो ये स्कैनिंग में डेटा एंट्री के कैसे काम है। अब मैंने जल्दी जल्दी में डेटा एंटर कर दिया 4231 2, जल्दी जल्दी में नहीं, कभी नंबर हम वन पहले प्रेस कर दिया, टू बाद में प्रेस कर दिया, 1209। तो अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा पूरा मेथड लगा के, तो मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये और ये, अब देखो ट्रांसपोजिशन आई है, वन इधर आ गया, टू इधर आ गया, जब ये इधर आएंगे तो आपका चेक डिजिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने तो 9 डाला था, जब ये 9 डाला था तो मेरे पास वो नहीं होगा। अब चेक डिजिट क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है। चेक डिजिट कैन डिटेक्ट पहला इनकरेक्ट डिजिट्स, 42 की जगह 52 डाल दिया। सेकंड, ट्रांसपोजिशन एरर, पैरिटी चेक नहीं कर सकता। जब भी पैरिटी चेक में ट्रांसपोजिशन एरर को अगर हमें चेक करना होता है तो हम उसके लिए चेक डिजिट ही लगाते हैं। तीसरा, ओमिटेड या एक्स्ट्रा,
इंस्टेड ऑफ 4232109 मैंने 142 कर दिया, या गलती से 4 के साथ मेरा 5 भी प्रेस हो गया तो 54 हो गया। ये टोटल 7 डिजिट्स से 8 हो गए। या 4 प्रेस किया था, 4 हुआ ही नहीं, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। चौथा, फोनेटिक एरर्स। जब फोनेटिक एरर्स कौन से होते हैं? पता नहीं sir। फोनेटिक का मतलब होता है जो एक जैसे साउंड करता है। जैसे 13। अब 13 और 30 ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करता है। 50, अब मैंने 15 बोला है या 50 बोला? सही है, मैं आपको फोन पे बोल रहा था 50 टाइप करो, आपने 15 कर दिया। आप जब वो पूरा नंबर टाइप किया तो उसमें गड़बड़ आ गई। तो ये फोनेटिक एरर्स जब होते हैं उसको भी ये पकड़ लेता है। और मेथड या एक्सेल रिजल्ट्स उसे भी पकड़ लेता है, ट्रांसलेशन एरर उसको भी पकड़ लेता है, इनकरेक्ट रिजल्ट्स पकड़ लेता है। मतलब ये रिलायबल आपका चेक है, ये पकड़ लेता है। तो सर इन सब में से चेक डिजिट सबसे रिलायबल है? कैसे? सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है हमारे पास, देखो, आप ARQ, लेकिन हम नॉर्मली पता है क्या करते हैं, हम एक चेक नहीं लगाते, हम मल्टीपल लेयर्स लगाते हैं, क्योंकि हमें अपनी डेटा की ट्रांसमिशन 100% एरर फ्री चाहिए। वरना तो मैं मैसेज अभी कुछ बोल कुछ रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ और आवाज आ रही हो। यहाँ ये स्क्रीन में मैंने डिजिट लिखा है, डिजिट की जगह ये जी कुछ और हो गया। तो हमें तो 100% एक्यूरेसी चाहिए। एरर नो डाउट फिर भी आ जाता है, बट हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट कर सकें। यही चीज क्लियर है? जी। अब आपके पास आ जाता है, बस मैं उनकी डेफिनेशन बता के खत्म करूंगा। ISBN 13 और मॉड्यूलो 11। इसके अलावा भी हमारे पास और होते हैं चेक डिटेक्ट के मेथड्स, लेकिन हमारे सिलेबस में ही तो। ISBN 13 only works with 13 digits, works with any length of data। इन दोनों में फर्क है, मतलब मेथड में फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है। अच्छा, मैं अब एक होमवर्क क्वेश्चन बेटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का A। So if you want to take the screenshot, you can। मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको सॉल्व कराऊंगा, बट आई वुड लाइक कि आप सब एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को और आपके क्वालिटी, सॉरी, ISBN 13 और मॉड्यूल 11 को करेंगे। स्क्रीनशॉट ले रहे तो बता देना। जी सर ले लिया। अच्छा, बाकी सारा लिख लिया है या इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, या मैं शेयर कर दूं? सर मैंने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया पर सब ले लिए? जी सर। कोई कुछ पूछना है? एयर डिटेक्शन मेथड इतना सही है, बस ये दो चीजें और मुझे करवानी है, और उनके क्वेश्चंस करके हम क्लास, मतलब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो इस चैप्टर एंड नहीं होगा, इसमें एक छोटा सा पार्ट रह जाता है एनक्रिप्शन का। तो कोशिश करेंगे कि हम एनक्रिप्शन करके एंड करें, और कोई एक छोटा सा अच्छा उठा लेंगे। ओके। मतलब छोटा सा कोई चैप्टर उठा लें, ताकि फिर हम नवंबर के सेकंड वीक से इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करें। आपका क्या है? हाँ, P2 की प्रोग्रामिंग।